इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम समय में थोड़ा पीछे जाने वाले हैं। हम अक्सर सोचते हैं ना कि आज की हमारी अर्थव्यवस्था, ये इंटरनेशनल बिजनेस, ये सब कितने पेचीदा और आधुनिक हैं। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि हजारों साल पहले हमारे प्राचीन उपमहाद्वीप में भी समृद्धि और विकास की जड़ें कितनी गहरी और व्यवस्थित थीं। और इसकी शुरुआत हुई थी कुछ बेहद साधारण से औजारों से। तो चलिए बिना देर किए इस अद्भुत आर्थिक सफर में गोता लगाते हैं। तो आज के हमारे सफर में हम जमीन की मिट्टी से लेकर हलचल भरे अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों तक की कहानी देखेंगे। हम बात करेंगे लोहे से आई कृषि क्रांति की, प्राचीन गांवों के समाज की, एक निर्धन की चतुराई की, पुराने शहरों की, और आखिर में जानेंगे उस जमाने के व्यापार और सिक्कों के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले विषय की, कृषि में आई लोहे की क्रांति। ये वो बुनियादी बदलाव था जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख दिया। अब जरा इन औजारों को देखिए। ये कुल्हाड़ी और सड़सी दिखने में कितने आम लगते हैं ना, लेकिन करीब 2500 साल पहले लोहे के इन औजारों के बढ़ते उपयोग ने ना सच में क्रांति ला दी थी। लोहे की कुल्हाड़ियों ने घने जंगलों को साफ करना बेहद आसान बना दिया, और लोहे के फाल वाले हलों ने जमीन की गहरी जुताई को मुमकिन बना दिया। इससे हुआ ये कि खेतों में फसल का उत्पादन एकदम से उछाल मार गया। मतलब ये उस समय के लिए एक असली गेम चेंजर था। और ये ना एक तरह की चेन रिएक्शन थी, यानी एक चीज से दूसरी चीज का होना। सिर्फ औजार ही काफी नहीं थे, उस समय के राजा भी बहुत स्मार्ट थे। उन्हें पता था कि अगर गांव समृद्ध नहीं होंगे तो उनका राजकाज कैसे चलेगा। इसलिए उन्होंने सिंचाई व्यवस्था पर, जैसे नहरें, कुएं और तालाब बनाने में खूब पैसा लगाया। तो लॉजिक बिल्कुल साफ था, सिंचाई बेहतर हुई तो मौसम पर निर्भरता घटी, इससे किसानों की पैदावार बढ़ी, और बदले में राजाओं को भरपूर टैक्स मिला, और उसी टैक्स से उन्होंने अपनी शक्तिशाली सेनाएं और वो भव्य महल खड़े किए। तो खेती से ये जो नई दौलत आई, उसने समाज को कैसे बदला? आइए अपने दूसरे हिस्से में इसी प्राचीन ग्रामीण समाज को समझते हैं। अब जब पैसा आया तो समाज भी अलग अलग वर्गों में बंटने लगा। उत्तर और दक्षिण दोनों ही जगह गांव कमोबेश 3 हिस्सों में बटे थे। उत्तर में देखिए, जो ग्राम भोजक होता था वो गांव का प्रधान था, और उसके पास अपार शक्ति होती थी। वो सबसे बड़ा जमींदार तो था ही, साथ ही राजा अक्सर उसे टैक्स वसूलने का काम भी दे देते थे। यहां तक कि वो कभी कभी जज और पुलिस का काम भी करता था। सोचिए, पूरा कंट्रोल उसी के पास। दूसरी तरफ छोटे स्वतंत्र किसान गृहपति कहलाते थे, और भूमिहीन मजदूर दास कर्मकार। दक्षिण में भी हमें बिल्कुल ऐसा ही विभाजन वेल्लाला, उज्वर और कडेसियार के रूप में देखने को मिलता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि हमें दक्षिण के इन खास नामों के बारे में आज कैसे पता है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है संगम साहित्य को। करीब 2300 साल पहले मदुरै के सम्मेलनों में संकलित की गई इन प्राचीन तमिल रचनाओं में ग्रामीण जीवन का बहुत ही सजीव चित्रण मिलता है। ये उस समय की सामाजिक संरचना का एकदम सटीक और पक्का सबूत है। अर्थव्यवस्था सिर्फ राजाओं और बड़े जमींदारों से ही नहीं चलती, इसमें आम इंसान की बुद्धि और महत्वाकांक्षा का भी बड़ा हाथ होता है। इसे समझने के लिए हमारे तीसरे पड़ाव पर आइए एक प्राचीन बौद्ध जातक कथा पर नजर डालें। सच बताऊं तो ये कहानी आज के किसी भी शानदार स्टार्टअप की कहानी से कम नहीं है। एक गरीब युवक था जिसके पास शुरुआत करने के लिए सिर्फ एक मरा हुआ चूहा था। उसने उसे एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर जब आंधी आई तो उसने बच्चों को मिठाई देकर राजा का पूरा बगीचा साफ करवा दिया और सारी लकड़ियां कुम्हार को बेच दी। फिर उसने 500 घास काटने वालों को रोज मुफ्त पानी पिलाकर उनका भरोसा जीता। और जब उसे पता चला कि 500 घोड़ों के साथ एक व्यापारी शहर में आ रहा है, तो उसने उन घास काटने वालों से घास ले ली और बाजार में अपनी मोनोपोली बना ली। और अंत में उसने वो घास उस व्यापारी को पूरे 1000 सिक्कों में बेची। मतलब 0 से 1000 सिक्कों तक का ये सफर, क्या गजब का बिजनेस माइंड था है। व्यक्तिगत व्यापारिक सफलता की इस मजेदार कहानी के बाद अब हम अपने चौथे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं, जो है प्राचीन शहर और उनके साक्ष्य। जरा इस तस्वीर को देखिए। प्राचीन शहरों की खुदाई में हमें ऐसे कई वल्याकूप यानी रिंग वेल्स मिले हैं। ये कुएं लोगों के घरों के अंदर होते थे और इनका इस्तेमाल गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान की तरह किया जाता था। ये इस बात का सीधा भौतिक सबूत है कि हजारों साल पहले भी शहरी जीवन में साफ सफाई और जल निकासी का कितना बेहतरीन और व्यवस्थित ढांचा मौजूद था। अब जाहिर है, उस जमाने के महल और बाजार शायद लकड़ी या कच्ची ईंटों के बने होंगे जो समय के साथ ढह गए। लेकिन सांची के स्तूप की इस मूर्तिकला को देखिए। उस काल के उत्कृष्ट मूर्तिकारों ने शहरों, गांवों और जंगलों की जिंदगी को पत्थरों पर इतनी खूबसूरती से उकेरा है
कि ये आकृतियां आज भी बिल्कुल जीवित सी लगती हैं। ये शानदार मूर्तियां इमारतों की रेलिंग और प्रवेश द्वारों को सजाने के काम आती थीं। और जब हम समृद्ध शहरों की बात कर रहे हैं तो मथुरा का जिक्र तो आना ही है। 2500 साल से भी ज्यादा समय तक मथुरा एक बहुत ही प्रमुख नगर रहा। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं था, बल्कि ये बेहतरीन मूर्तियां बनाने का एक बहुत बड़ा हब था, जो उस युग की शानदार आर्थिक और सांस्कृतिक तरक्की को बयां करता है। खैर, अब आते हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे बड़े हिस्से पर, व्यापार और आहत सिक्के, जहां हम इस स्थानीय संपत्ति को एक ग्लोबल नेटवर्क में बदलते हुए देखेंगे। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। गुजरात का जो आज भरूच है, प्राचीन यूनानी लोग उसे बेरीगाजा कहते थे। यहाँ की खाड़ी इतनी संकरी थी कि जहाज लाना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए ये काम सिर्फ राजा के नियुक्त किए गए कुशल मछुआरे ही कर सकते थे। लेकिन यहाँ व्यापार का स्तर देखिए, तांबा, टिन और शराब आयात हो रही है, और हिमालय की जड़ी बूटियां, रेशम, इत्र और हाथीदांत यहां से पूरी दुनिया में निर्यात किए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से एक ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर था। और हां, जो विदेशी व्यापारी यहां आते थे, वो सिर्फ अपना सामान बेचने नहीं आते थे, वो कूटनीति भी जानते थे। वो स्थानीय राजाओं को खुश करने और उनका फेवर पाने के लिए एकदम वीआईपी उपहार लाते थे, जैसे चांदी के खूबसूरत बर्तन, बेहतरीन शराब और शानदार महीन कपड़े। इससे पता चलता है कि उस समय भी बिजनेस नेटवर्किंग और कूटनीति का तरीका कितना एडवांस था। अब इतने बड़े इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कोई स्टैंडर्ड सिस्टम तो चाहिए था ना, और यहीं एंट्री होती है आहत सिक्कों की। ये उपमहाद्वीप के सबसे पुराने सिक्के थे, जो करीब 500 साल तक खूब चले। इन पर कुछ लिखा नहीं होता था, बल्कि चांदी या तांबे पर अलग अलग चिन्हों का ठप्पा यानी पंच लगाया जाता था। इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों ने व्यापार को एक सटीक और सर्वमान्य तरीका दे दिया। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये दोनों सिस्टम एक ही समय पर साथ साथ चल रहे थे। एक तरफ समुद्र तट पर रहने वाले स्थानीय व्यापारी नमक देकर उसके बदले सफेद धान ले रहे थे, यानी पुरानी बार्टर प्रणाली, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ बड़े और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आहत सिक्कों की आधुनिक मुद्रा प्रणाली का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा था। तो ये सब जानने और समझने के बाद हम एक बहुत ही गहरे विचार पर आ जाते हैं। जरा सोचिए, जातक कथा के उस गरीब युवक का वो चतुर बिजनेस मॉडल हो, या बेरीगाजा बंदरगाह पर चलने वाला विशाल इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्या इंसानी उद्यम और महत्वाकांक्षा की ये प्राचीन कहानियां आज की आधुनिक ग्लोबल इकोनॉमी से सच में कुछ अलग है? संपत्ति बनाने की वो इंसानी लालसा और चालाकी हजारों साल पहले भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज है ना? इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको प्राचीन उपमहाद्वीप को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिला होगा।